तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है वो कहता नहीं है, सुनता है। और क्या सुनता है? थ्योरी ऑफ मशीन। तो थ्योरी ऑफ मशीन में अगला क्वेश्चन ये कहता है, थोड़ा सा इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ साइज, ताकि आपको प्रॉपर वे में दिख सके। नेक्स्ट, द एडवांटेज ऑफ द पिस्टन वॉल्व ओवर अ डी स्लाइड वॉल्व इज दैट इन द फॉर्मल केस। अब देखो, पिस्टन में कुछ वॉल्व होती हैं। पिस्टन वॉल्व का काम डी स्लाइड वॉल्व से अच्छा होता है। क्यों? उसकी एडवांटेज क्या क्या है? तो चलिए देखते हैं क्या एडवांटेज हो सकती है। इसका सबसे बड़ी एडवांटेज है बोथ वेयर एंड पावर एब्जॉर्प्शन इज लो। देखो, वेयर का मतलब होता है वियर एंड टीयर, ये एक प्रकार का लॉसेज है। तो ये जो होता है आपके पिस्टन वॉल्व में कम होता है एज कंपेयर टू डी साइड वॉल्व के। और दूसरा जो पावर का कंजम्पशन, सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो पावर ही है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो साइंस है ना, वो बस इसी काम में लगा हुआ है कि कैसे कैसे इनपुट पावर को कम किया जाए और आउटपुट पावर को मैक्सिमाइज किया जाए। तो जब भी मैं पिस्टन वॉल्व की बात करूंगा तो पिस्टन वॉल्व जो होगी उसमें वियर कम होगा, और उसमें एक क्वालिटी और होगी कि वो पावर कम यूज करेगा। ठीक। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल कपलिंग इज यूज बिकॉज, फ्लेक्सिबल कपलिंग क्यों यूज होती है? इट्स प्रिवेंट द शॉक ट्रांसमिशन एंड एलिमिनेट द स्ट्रेस रिवर्सल। मतलब ध्यान से समझो तुम कि हो क्या रहा है। वो कुछ नहीं रहा है। द फ्लेक्सिबल कपलिंग इज यूज्ड बिकॉज, फ्लेक्सिबल कपलिंग क्यों यूज हो रही है? ध्यान समझो। तो फ्लेक्सिबल कपलिंग जो है वो यूज हो रही है क्योंकि इट्स प्रिवेंट द शॉक ट्रांसमिशन एंड एलिमिनेट द स्ट्रेस, इसीलिए हम लोग फ्लेक्सिबल कपलिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट, with single hooks joint it is possible to convert two shafts the axis of which have an angular misalignment up to, angular misalignment अगर 40 डिग्री तक है तो हुक्स ज्वाइंट जो है वो पॉसिबल होंगे दो शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए। अगर तुमने ये एंगल्स की वैल्यू कुछ बढ़ाई घटाई, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक। नेक्स्ट, The hooks joints consist of, जो hooks joint होंगे वो किसके लिए कंसिस्ट होंगे? तो टू स्ट्रोक्स। अब ये सब मैंने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा, ये पता नहीं तुम्हारे जेई के सिलेबस में है, कहाँ के सिलेबस में है, तो इसको मैं याद करूंगा। The hooks joint consist of two spokes, two spokes. The hooks joint consist of two spokes. The Kelvin method of construction from reciprocating engine mechanism. क्लीन कंस्ट्रक्शन या क्लीन मेथड जो होता है वो किसके कंस्ट्रक्शन में यूज होता है? तो इसका आंसर बहुत इजी है, मैं चाहूंगा आप बताओ। क्लीन कंस्ट्रक्शन, ग्रासहोफ क्राइटेरिया तो आपको पता है ना। देखो, क्लीन कुछ नहीं है, क्लीन से क्लीन है। क्लीन मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन मैकेनिज्म इज बेस्ड अपॉन यूटिलाइज द क्वाड्रिलेटरल सिमिलर टू द डायग्राम ऑफ मैकेनिज्म टू रेसिप्रोकेटिंग इंजन। क्या कहना क्या चाहता है? क्लीन कंस्ट्रक्शन से हम एक रेसिप्रोकेटिंग इंजन का डायग्राम बना लेंगे और वो इसी के इक्वल होगा। It is required to connect the two parallel shafts, the distance between whose axis is small and variable. The shafts are coupled by. तो उसको हम क्या करेंगे? ओल्ड हम कपलिंग से ऐड करेंगे। ओल्ड हम कपलिंग क्यों यूज करते हैं? देखो, जब भी आपके जो दो शाफ्ट होंगे, ये एक शाफ्ट हो गया और ये दूसरा शाफ्ट हो गया, जब ये दोनों शाफ्ट पैरेलल होंगे और उनके बीच की डिस्टेंस ऐसी कुछ होगी, तो यहाँ पे हम ओल्ड हम कपलिंग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ओल्ड हम कपलिंग। तो पैरेलल शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए हम लोग ओल्ड हम कपलिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट,
The example of link in any mechanism would experience the CG है कि the CG of link in any mechanism would experience no acceleration, linear acceleration, angular acceleration, both angular and linear acceleration। मतलब अगर कोई लिंक है ना, सपोज करो ये कोई लिंक है और यहाँ पे लिंक का कोई ये लिंक का क्या है, CG है, ये लिंक का क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब सपोज करो ये लिंक मूव कर रही है, तो इसका जो CG है ना वो एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर अल्फा आर और लीनियर कोई अल्फा या ए, ऐसा करके दोनों एक्सेलरेशन क्या करेगा, दोनों एक्सेलरेशन बोथ एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन absorb it। नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रिकल ट्रैमल क्या होता है, इलिप्स को क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रिकल ट्रैमल का यूज किया जाता है और उसमें क्या होगा कि 2 पेयर टर्निंग एंड 2 पेयर स्लाइडिंग होंगे। टर्निंग पेयर एंड स्लाइडिंग पेयर का मतलब समझते हो, स्लाइडिंग का सिंपल सा मतलब है ऐसा कुछ, ये कोई स्लाइडर है जो यहाँ स्लाइड करेगा और एक स्लाइडर मैंने लगा दिया यहाँ पे, ये हो गए 2 स्लाइडर और इसमें 2 टर्निंग पेयर होंगे। टर्निंग पेयर कौन से होते हैं गुरु, देखो मैं बताता हूं तुमको, स्लाइडिंग स्फेरिकल गियर, रेवोल्यूट पेयर, पिन जॉइंट। देखो रेवोल्यूट पेयर को ही टर्निंग पेयर बोलते हैं। टर्निंग पेयर जो होगा वो ऐसा होगा कुछ, ये है गुरु टर्निंग पेयर। वो किसी एक रिविट के अबाउट या किसी एक जॉइंट के अबाउट क्या होंगे, ये इधर से इधर मूव कर पाएगा और ये इधर से इधर मूव कर पाएगा। अगर मैंने एक को गुरु फिक्स कर दिया ना तो ये फिर रोटेशन बस कर पाएगा, इसके अबाउट इसके अबाउट, तो ये लिंक हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल ट्रैमल जो होगा ना, इलेक्ट्रिकल ट्रैमल जो होगा वो क्या करेगा, 2 पेयर टर्निंग एंड 2 स्लाइडिंग पेयर का यूज करेगा, 2 पेयर टर्निंग एंड 2 पेयर स्लाइडिंग का यूज करेगा। नेक्स्ट, इन ऑटोमोबाइल द पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम गियर बॉक्स टू डिफरेंशियल थ्रू। इन ऑटोमोबाइल द पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम गियर बॉक्स टू डिफरेंशियल। अब ऑटोमोबाइल में पावर का ट्रांसमिशन जो होगा वो गियर बॉक्स से डिफरेंशियल किसके थ्रू होगा, हुक्स जॉइंट के थ्रू। देखो तुम्हें भी पता है यहाँ पे अगर क्रैंक, कनेक्टिंग शाफ्ट ये सब लगा, फिर यहाँ पे एक होता है डिफरेंशियल गियर। अब इस डिफरेंशियल गियर में एक बड़ा सा देखे होगे आप ट्रक वगैरह में पीछे ऐसा ये व्हील्स होते हैं, ये डिफरेंशियल गियर है। कौन सा गियर है, डिफरेंशियल गियर। तो अब गुरु देखो, इन automobile the power is transmitted from gearbox to differential through hooks joint, next, the indicator using what mechanism is known as रिचर्ड इंडिकेटर। अब ये सब चीजें याद करनी पड़ेगी, ये सब चीजें आपको कहीं कोई थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ाने वाला नहीं है। ये बस कौन सा इंडिकेटर यूज होता है वॉट मैकेनिज्म में, तो वॉट मैकेनिज्म में रिचर्ड इंडिकेटर यूज होता है। रिचर्ड इंडिकेटर इसमें वॉट मैकेनिज्म में, तो रिचर्ड इंडिकेटर यूज होगा कहाँ, वॉट मैकेनिज्म में। तो वॉट मैकेनिज्म में कौन सा इंडिकेटर यूज होगा, रिचर्ड। Next, the Ackermann steering mechanism is preferred to Davies type in automobile. Davies type of automobile because the farmer is having the turning pair. The farmer is having a turning pair. The farmer is having a turning pair. The farmer is having a turning pair. The farmer is having a
turning pair. The farmer is having a turning pair. The farmer is having a turning pair. The Ackermann steering mechanism is preferred to Davis type in automobile because the farmer is having a turning pair. Next. Transmission of power from engine to the rear axle an automobile is by its mean of Hooks joint. जब भी कभी इंजन से पावर को ट्रांसमिट करने की बात आएगी तो हमेशा हुक्स जॉइंट का यूज करेंगे। हुक्स जॉइंट होता क्या है, कैसा होता है, वो सब चक्कर में नहीं पड़ना है, बस आपको यही याद रखना है कि हुक्स जॉइंट का यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट। When a ship travel in a sea, which of the effect is more dangerous? अब when a ship traveled in a ship, which of the effect is more dangerous? ये तुम्हें मैं बताता हूँ, ये तुम चले जाओ डायरेक्ट गियर के बाद वाइब्रेशन के बाद फ्लाईव्हील। नहीं, ये मुझे ये सब कॉन्सेप्ट गवर्नर, फ्लाईव्हील एंड गवर्नर में, फ्लाईव्हील में बेसिकली देखने को मिलेगा। नहीं, फ्लाईव्हील में भी नहीं, डायनेमिक्स ऑफ लोडर में शायद तक। When a ship travel in a sea, which of the effect is more dangerous? Steering, पिचिंग ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि उसमें क्या होगा ना, जो जहाज है उसके डूबने का खतरा होता है, तो पिचिंग इज अ मोर डेंजरस देन एनी अदर। नेक्स्ट, इन एन आइडियल मशीन द आउटपुट एज कंपेयर टू इनपुट इज हायर। आइडियल मशीन में क्या होगा, हमें ये मानना पड़ेगा कि आइडियल मशीन में मैंने ये इनपुट दिया और मुझे वही आउटपुट मिला विदाउट एनी लॉसेस, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आइडियल मशीन। क्या हो जाएगी, आइडियल मशीन। इन एन आइडियल मशीन द आउटपुट एज कंपेयर टू इनपुट इज इक्वल। नेक्स्ट, द गवर्नर इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल टू decrease the variation of speed? No. To control the variation of speed? No. To control the SN? SN क्या है? देखो, गवर्नर का हम यूज क्यों करते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ गवर्नर होता क्या है। देखो, सपोज करो आपकी ये गाड़ी है, ठीक है ना, ये बेसिकली गवर्नर का काम क्या होता है वो मैं बताऊं। अब पहले इस पे एक बंदा बैठा हुआ था, ठीक है ना, गाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से भाग रही थी, 70 किलोमीटर पर आवर। अब अचानक से इस पे 10 बंदे और आके लद गए, 10 पर्सन। अब इसका क्या हुआ, ध्यान समझना। अब इस पे वेट बढ़ गया, वेट बढ़ने के कारण अब इसकी स्पीड जो है, इसका इनर्शिया बढ़ गया। वेट बढ़ने के कारण इसका इनर्शिया बढ़ गया। इनर्शिया बढ़ने के कारण अब क्या होगा, इसकी स्पीड कम होने लगेगी। इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए, अब गवर्नर भैया क्या करेंगे, फ्यूल की सप्लाई को बढ़ा देंगे। इट्स इंक्रीज द फ्यूल सप्लाई, इट्स इंक्रीजेस द
फ्यूल सप्लाई। अब ये क्या करेगा, फ्यूल की सप्लाई को बढ़ा देगा। जैसे इसने फ्यूल की सप्लाई को बढ़ा दिया तो अब ये जो स्पीड में वेरिएशन आ रहा था, अब ये वेरिएशन नहीं आएगा और आपकी जो व्हीकल है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ आगे बढ़ती जाएगी। तो बेसिकली रेगुलेशन ऑफ फ्यूल। नेक्स्ट, इन ग्रामोफोन्स for adjusting the speed of the turntable, the following types of governor is commonly employed। ग्रामोफोन में किस टाइप का गवर्नर, पिकरिंग गवर्नर। तो ग्रामोफोन में कौन सा गवर्नर हम यूज करेंगे, इन अ ग्रामोफोन फॉर एडजस्टिंग द स्पीड ऑफ द टर्नटेबल, मतलब ग्रामोफोन में हम लोग पिकरिंग गवर्नर्स का यूज करेंगे। We are using the Pickering governor in gramophones। We are using the Pickering governor in a gramophones। ग्रामोफोन्स में हम लोग कौन सा गवर्नर यूज करेंगे, पिकरिंग गवर्नर। नेक्स्ट, फॉर अ फ्लक्चुएटिंग लोड वेल स्टर्ड बियरिंग इज निडल रोलर बियरिंग। फॉर अ फ्लक्चुएटिंग लोड well-shod bearing is needle roller bearing। Next, croning on pulley help। Croning on pulley help for automatic adjustment of belt position so that the belt runs centrally। आप आटा चक्की में गए होंगे तो आपने देखा होगा एक यहाँ पे मोटर लगी रहती है, एक यहाँ पे, और इन दोनों मोटर्स को क्या है, एक बेल्ट क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है, ठीक है ना। ये फ्लैट साइड होता है और ये टाइट साइड होता है, ठीक। अब देखो, अब हम लोग क्रोनिंग ऑन पुली, अब कुछ क्रोनिंग होता होगा, वो पुली में क्यों यूज करते हैं, ताकि ये सेंटर लाइन, ये अगर सेंटर लाइन है तो ये जो बेल्ट है आपका वो सेंटर लाइन के साथ अलाइन रहे। उसमें प्रॉफिट क्या होगा, उसमें प्रॉफिट कुछ ऐसा होगा कि अब आपका जो बेल्ट है उसके उतरने के चांसेस नहीं होंगे। तो क्रोइंग ऑन पुली हेल्प फॉर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ बेल्ट पोजीशन सो दैट द बेल्ट रन सेंट्रली, ताकि बेल्ट जो है वो सेंट्रली रन कर सके। नेक्स्ट, आइडलर पुली इज यूज्ड। अब देखो, दो तीन टाइप की पुली होंगी, पुली या गियर। ये मान लो एक गियर है और इसको चलाना है, इस बड़े वाले गियर को, इसके बीच में हम 2 3 4 आइडलर लगा देंगे। तो आइडलर क्या करेंगे, बस घूमते जाएंगे, स्पीड रिडक्शन किए बिना बस घूमते जाएंगे और पावर को ट्रांसमिट करते जाएंगे। तो आइडलर पुली का बेसिक सा काम क्या है, पावर ट्रांसमिशन। तो आइडलर पुली क्या करेगी, फॉर अप्लाइंग टेंशन। तो आइडलर पुली यहाँ पे टेंशन अप्लाई करने का काम करेगी। अच्छा, आइडलर पुली होती कैसे, देखो मान लो एक ये पुली है, इससे यहाँ पे कुछ एक और पुली जुड़ी हुई है, तो फिर हम लोग यहाँ पे एक आइडलर पुली लगा देंगे, यहाँ पे एक छोटी और आइडलर पुली लगा देंगे, फिर इसको यहाँ ले जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो ये आइडलर पुली लगाने की वजह से अब मेरे बेल्ट में एक टेंशन, बेल्ट में क्या है, टेंशन मेंटेन है, टेंशन मेंटेन है। तो आइडलर पुली से क्या होगा, तुम्हारे बेल्ट में टेंशन मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट, in a multi-V belt transmission, if one of the belt is broken, we have to change the all the belt। क्योंकि अगर मल्टी वी बेल्ट चेन में, वी बेल्ट चेन कैसा होता है, ऐसा,
अगर उसमें एक बेल्ट तुम्हारा फेल्यूर में आ गया तो मुझे पूरे के पूरे बेल्ट को चेंज करना पड़ेगा। उसके पीछे रीजन क्या है मैं बताता हूँ, क्योंकि फिर उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अगर आपने मतलब सिर्फ एक बेल्ट को हटाया, बाकियों को लगे रहने दिया, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है ना गुरु, वो काफी कम हो जाएगी, और स्ट्रेंथ कम हो गई तो फिर फेल्यूर आ जाएगा, फिर आपका वो मैकेनिज्म बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट, द मोमेंट ऑन पुली विच प्रोड्यूस द रोटेशन इज कॉल्ड, the moment on pulley which produce the rotation is called torque। टॉर्क होता क्या है थोड़ा सा समझो, फोर्स इनटू perpendicular distance is called of the torque। the moment on the pulley which produce the rotation is called of the torque। नेक्स्ट, क्रीप इन बेल्ट ड्राइव इज ड्यू टू। अब बेल्ट ड्राइव में क्रीप होता क्यों है? क्योंकि अनइवन एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू वेयरिंग टेंशन। क्रीप का सिंपल सा मतलब है एक फेल्यूर है जो ड्राइव बेल्ट में आएगा ही आएगा, और ये आता ही क्यों है? क्योंकि आपने एक बड़ी गलती कर दी थी, और वो गलती क्या थी? अनइवन एक्सटेंशन। मतलब मुझे पता नहीं था, और अब बेल्ट में क्या हुआ? टेंशन हो गई। बेल्ट में क्या हो गई? टेंशन। और नीचे वाले बेल्ट में क्या हो गई? मान लो कंप्रेशन। तो ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड टेंशन ऑफ द बेल्ट विल बी एक्सटेंशन फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन, एंड फॉर these phenomena the creep will be come into the picture। So the basic reason of the creep in a belt drive is uneven extension and contraction due to wearing tension। Next, T's horsepower transmitted by the belt is depend upon all of the above: the speed of the pulley, radius of pulley, tension on slack side, tension on tight side। देखो टाइट साइड वो साइड होती है जहां पे टेंशन ज्यादा होता है, फ्लैट साइड में थोड़ा सा टेंशन कम होता है और वो थोड़ी सी लूज होती है। रेडियस ऑफ पुली पर डिपेंड करेगा और स्पीड ऑफ पुली पर डिपेंड करेगा। तो हम एक तरफ से बोल सकते हैं कि TJI's हॉर्स पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट इज डिपेंड अपॉन ऑल ऑफ द क्राइटेरिया। नेक्स्ट, the locus of point on thread unwounded from the cylinder will be involute। The locus of a point on a thread unwound from a cylinder will be involute profile। देखो जब हम गियर मैकेनिज्म की बात करते हैं तो वहां पे हम इनवोल्यूट प्रोफाइल की बात करते हैं, है ना? साइक्लोइडियल की बात करते हैं, स्ट्रेट लाइंस की बात करते हैं। नेक्स्ट, टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन रोटेटिंग शाफ्ट टू अनदर द होल एक्सिस नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग आर यूज्ड: स्क्रू गियर, स्पाइरल गियर, वॉर्म गियर। तो इसको थोड़ा समझ लो क्योंकि ये पेपर में आएगा। टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन रोटेटिंग शाफ्ट टू अनदर रोटेटिंग शाफ्ट whose axes are neither parallel nor intersecting। ऐसा हो सकता है क्या कि अगर मतलब दो शाफ्ट अपने पास हैं, तो ये एक शाफ्ट की एक्सिस है और ये दूसरे शाफ्ट की एक्सिस है, तो मुझे इन दोनों को क्या करना है? गियर बॉक्स से ऐड करना है। अब इनकी ना तो ये पैरेलल है और ना ही ये इंटरसेक्टिंग है, तो हम इस पे कौन सा गियर यूज करेंगे? वॉर्म गियर। कौन सा यूज करेंगे? वॉर्म गियर। तो हम यहाँ पे वॉर्म गियर का यूज कर लेंगे। नेक्स्ट, फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, अब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कैम द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोअर एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक एंड द एमिड स्ट्रोक रिप्रेजेंटेशन इज मैक्सिमम एंड जीरो। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान जो कैम है उसका एक्सेलरेशन of the follower at the end of the stroke and the amid stroke। मतलब हम क्या करेंगे कि at the end of the stroke
at the end of the stroke. ठीक, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में द acceleration of the follower at the end of the stroke and the amid stroke representation is maximum and zero. Next, throw of cam is the maximum distance of the follower from the base circle. मतलब कैम के प्रोफाइल से फॉलोअर की मैक्सिमम डिस्टेंस कहां से होगी? तो बेस सर्कल से। बेस सर्कल जैसे ये कोई सर्कल है, इसमें एक बेस सर्कल होगा और यहाँ पे कोई अपना फॉलोअर्स होगा, ठीक है ना? तो ये डिस्टेंस जो होगी वो मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट, टू ओवरवेट एक्सियल थ्रस्ट फॉलोइंग गियर ड्राइव इज यूज। एक्सियल थ्रस्ट को कम करने के लिए हम डबल हेलिकल गियर हैविंग द अपोजिट टीथ का यूज करेंगे। डबल हेलिकल गियर, हेलिकल गियर क्या होते हैं? ऐसे हेलिक्स एंगल कटे होते हैं उस पे, ठीक है ना? ये हेलिक्स एंगल ही हेलिकल गियर के लिए यूज होते हैं। टू अवॉइड द एक्सियल थ्रस्ट, तो हमें क्या करना है? एक्सियल थ्रस्ट को कम करने के लिए फॉलोइंग गियर ड्राइव इज यूज। तो एक्सियल थ्रस्ट को कम करने के लिए हम लोग डबल हेलिकल गियर हैविंग द अपोजिट टीथ का यूज करते हैं। डबल हेलिकल गियर having the opposite gear tooth. Double helical gear having the opposite gear tooth. Next, which of the following is a false statement in represent of differences between the machine and structure? देखो, मशीन जो होंगी ना उसमें रिलेटिव पार्ट्स होंगे, ये तो समझ लो। स्ट्रक्चर जो होंगे उसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होंगे। तो बस हो गया, खेल खत्म। एफिशिएंसी ऑफ मशीन एज वेल एज स्ट्रक्चर इज बिलो 100%। बिल्कुल सही बात है। A machine transmit mechanical work where the structure transmit the force, ये भी सही बात है। In machines the relative motion exists between its member wherever the sum does not exist in the case of the structure, ये भी सही बात है। The machines modify movement and work whenever the structure modify the force, ये भी सही बात है। The machines are run by the electric motors but structure are not, ये भी सही बात है। Which of the following statement is a false? तो false statement इसमें से क्या है? Efficiency of machine as well as structure is below 100%। नहीं, मैं यहाँ पे efficiency की बात सिर्फ और सिर्फ मशीन में कर सकता हूं। मैं स्ट्रक्चर में क्या एफिशिएंसी की बात करूंगा? क्या उसमें कोई इनपुट आउटपुट दे रहा हूं? तो बेसिकली आपको बस इतना ही समझना है कि जो मशीन होगी वो कहीं ना कहीं पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होगी, जबकि जो स्ट्रक्चर होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होगा गुरु? सिर्फ और सिर्फ यूज होगा आपके फोर्स को ट्रांसमिट करने के लिए। जो मशीन कंपोनेंट होंगे ना वो द मशीन कंपोनेंट इज रिलेटिव मोशन सोर्स टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? रिलेटिव मोशन शो करेंगे, लेकिन जो हमारे स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन शो नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट, if D1 and D2 be the diameter of a drive and driven pulley, then the belt speed is proportional to। भाई बेल्ट स्पीड जो है वो D1, the belt speed is always, if D1 and D2 be the diameter of the driver and driven pulley, then the belt speed is proportional to D1 because D1 is a driver. So the belt speed is totally depend upon the driver diameter, not a driven diameter.
नेक्स्ट, टाइपराइटर कंस्टिट्यूट, टाइपराइटर हम क्या बोल सकते हैं, मैकेनिज्म बोल सकते हैं, मशीन नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि टाइपराइटर जो है वो विभिन्न लिंक का कॉम्बिनेशन है, विभिन्न लिंक का कॉम्बिनेशन। तो टाइपराइटर इज वन टाइप ऑफ मैकेनिज्म, नॉट अ मशीन। लोअर पेयर आर दोज विच हैविंग, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सरफेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू एलिमेंट्स व्हेन इट्स इन द मोशन। लोअर कॉन्टैक्ट का एग्जांपल समझो, एक बॉडी है, इस पर एक बॉडी रखी हो, ये बॉडी भी वेलोसिटी से भाग रही है, ये बॉडी मान लो रेस्ट में है, अब ये भागी, इनके बीच में एक सरफेस है, इस सरफेस के कारण जो कांटेक्ट हो रहा है वो कौन सा होगा? लोअर पेयर। अच्छा मैं तुमको थोड़ी सी और बताता हूं। लोअर पेयर के बारे में उस डिब्बे को ध्यान से देखना, अभी मैं तुमको लोअर पेयर के बारे में बताता हूं। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? लोअर पेयर। देखो जितने भी लोअर पेयर होंगे वो सब सरफेस कांटेक्ट में होंगे, और लोअर पेयर के कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे तुमको बताता हूँ। पहला, रेवोल्यूट पेयर, रेवोल्यूट पेयर। तो रेवोल्यूट पेयर क्या होगा? हमारा एक लोअर पेयर होगा। दूसरा अगर मैं बात करूं, प्रिज्मेटिक पेयर, प्रिज्मेटिक पेयर, तो प्रिज्मेटिक पेयर भी क्या होगा? तुम्हारा लोअर पेयर होगा। तीसरा, सिलेंड्रिकल पेयर, सिलेंड्रिकल पेयर, सिलेंड्रिकल पेयर भी क्या होगा? एक लोअर पेयर होगा। ठीक, इसके अलावा भी जो होंगे, स्फेरिकल पेयर भी तुम्हारा लोअर पेयर होगा, स्फेरिकल पेयर। लेकिन अगर मैं हायर पेयर की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द हायर पेयर, देन अगर मैं हायर पेयर की बात करूंगा तो हायर पेयर में तुम्हारा गियर आएगा, गियर, उसके बाद तुम्हारा कैम एंड फॉलोअर आएगा, कैम एंड फॉलोअर। और अगर मैं बात करूं तुम्हारे लोअर पेयर की, एलपी, तो लोअर पेयर में क्या क्या आएगा? लोअर पेयर में आएगा तुम्हारा पिन ज्वाइंट, पिन ज्वाइंट, उसके बाद आएगा टर्निंग पेयर, टर्निंग पेयर, उसके बाद आएगा तुम्हारा हेलिकल पेयर, हेलिकल पेयर, उसके बाद आएगा तुम्हारा सिलेंड्रिकल पेयर,
सिलेंडरिकल पेयर, उसके बाद आएगा तुम्हारा स्फेरिकल पेयर, स्फेरिकल पेयर। तो इतनी बातें तुम्हें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट एक चीज तुम्हें और पता होना चाहिए, वो है रैपिंग पेयर। वो है तुम्हारा रैपिंग पेयर। रैपिंग पेयर का जो एग्जांपल है वो पुली एंड बेल्ट है। पुली एंड बेल्ट। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इसको नोट कर सकते हो, नहीं तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप नोट कर सकते हो पीछे जाके। ठीक, नेक्स्ट। The point on a link connected the double slider crank chain trace a ellipse। तो हमेशा याद रखना कि जो तुम्हारा डबल स्लाइडर क्रैंक चेन है ना, वो हमेशा इलिप्स को ही ट्रेस करता है। अब डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का मतलब क्या है भैया? देखो सिंपल सी बात मैं तुमको बताता हूं कि डबल स्लाइडर क्रैंक चेन किस तरह होता है वो दिखा देता हूं तुमको। देखो अब यहाँ पे मान लो एक और ठीक, तो सपोज करो डबल स्लाइडर दिखा रहा हूं तुमको, ठीक है ना, ध्यान से देख लो। ये देखो, ये एक स्लाइडर हो जाएगा, ये वाला आपका पहला स्लाइडर हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा दूसरा स्लाइडर, और ये पूरा का पूरा ऐसे स्लाइडर है और ये इसके ऊपर यहां से यहां तक स्लाइड करेगा, तो ये वाला यहां से यहां तक स्लाइड करेगा। तो मैंने इसको डबल स्लाइडर क्रैंक चेन क्यों बोल, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये यहां तक मूव करेगा और ये यहां तक मूव करेगा, पर ये जो पाथ फॉलो करेगा वो क्या होगा, एलिप्स होगा। तो डबल स्लाइडर क्रैंक चेन समझ में आ गया। नेक्स्ट, a pantograph is a mechanism with a pantograph is a lower pair. Pantograph is a mechanism is used for a lower pair. Next, kinematic pair are those which have, ये तो बच्चे को पता है, kinematic pair में क्या होता है, two elements that permit the relative motion। क्योंकि काइनेमेटिक पेयर का मतलब ही है, सपोज करो मेरा ये एक लिंक है, ये मेरी दूसरी लिंक है। अब अगर मैंने एक को गुरु कर दिया फिक्स, इफ आई एम डूइंग अ फिक्स फॉर अ वन लिंक, then the second link have a tendency to rotate itself. Then the second link having a tendency to rotate itself. Maybe it should be the clockwise and anti-clockwise rotation. ठीक, तो जब भी रिलेटिव मोशन अगर नहीं होगा ना, तो फिर काइनेमेटिक पेयर बोलने का कोई मतलब है ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट, if the opposite link of a 4-bar linkage are equal, the link will always form a parallelogram। क्योंकि ये वाली लिंक और ये वाली लिंक तुम्हारी हो गई इक्वल,
अब ये वाली लिंक और ये वाली लिंक कुछ भी हो, मुझे इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। पर अब ये लिंक और ये लिंक हो गई अगर इक्वल, इफ द अपोजिट लिंक ऑफ द 4 बार लिंकिंग आर इक्वल देन द लिंक विल हैव अ पैरेललोग्राम। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, अ हायर पेयर आर दोज व्हिच हैव पॉइंट कांटेक्ट। बच्चे को पता है a point or a line contact between the two elements when it is the motion, है ना। next, a cam mechanism impart the following motion। cam का जो मैकेनिज्म होता है ना, वो देखो ये cam की प्रोफाइल है मान लो, ठीक है ना, और ये आपका एक फॉलोअर है, ये आपको फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। अब जैसे जैसे कैम रोटेट करेगा वैसे वैसे फॉलोअर उसको फॉलो करेगा। अब मेरी जो बात है ना, कैम मैकेनिज्म में इन पार्ट्स द फॉलोइंग मोशन, तो कौन कौन से कैम में मोशन पॉसिबल है? तो रोटेटिंग पॉसिबल है, रेसिप्रोकेटिंग पॉसिबल है, ऑसिलेटिंग पॉसिबल है। मींस जो कैम है वो तीनों टाइप के मोशन को शो कर सकता है। वो रोटेट भी कर सकता है, वो रेसिप्रोकेट भी कर सकता है और वो ऑसिलेट भी कर सकता है। सो द कैम मैकेनिज्म विल बी फॉलो द ऑल टाइप ऑफ mechanism. So all of the above. Next, a cam with a roller follower would consist following type of pair। अब देखो ये है अपना फॉलोअर और ये इसमें लगा है मैंने रोलर, ठीक है ना। ये हो गया अपना कैम। तो चाहे कैम कोई भी हो, अपन लोगों का ये जो रहेगा ये रहेगा पॉइंट कांटेक्ट। क्या रहेगा? एक पॉइंट और लाइन कांटेक्ट, पॉइंट और लाइन कांटेक्ट। और जब भी पॉइंट और लाइन कांटेक्ट होगा तो कौन सा पेयर होगा गुरु? पैर पेयर। नेक्स्ट, द अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म इज 4 बार लिंकेज, क्योंकि 4 बार लिंकेज जो होगा वही अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म देगा। अदरवाइज आपको कोई भी 4 बार लिंकेज के अलावा कोई भी स्ट्रेट मैकेनिज्म नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट, ओपन पेयर आर दोज व्हिच हैव एलिमेंट्स ऑफ पेयर नॉट हेल्ड टुगेदर मैकेनिकली। ओपन पेयर का मतलब है, ये मैंने एक लिंक बना दी, एक मैंने ये लिंक बना दी, एक मैंने ये लिंक बना दी। तो अब देखो ये जो पेयर है ना, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये एक दूसरे के साथ रिवेटेड जॉइंट से तो कनेक्टेड है, पर ये जो पेयर है ये अपना ओपन पेयर होगा। कौन सा पेयर होगा? ओपन पेयर। ये क्लोज पेयर नहीं होगा। नेक्स्ट, Peculiar mechanism has the 8 link. Peculiar mechanism is have a 8 link. Peculiar mechanism is have a 8 link. Next, hurt mechanism have a 6 link. एक कोई हर्ट मैकेनिज्म होता है, हर्ट मैकेनिज्म, उसमें कितनी लिंक होती हैं? 6। हर्ट मैकेनिज्म हैव अ 6 link. Next, a chain comprised on a 5 link having a 5 joint. It is a kinematic chain. No. अगर उसमें 5 लिंक और 5 ही ज्वाइंट है तो वो काइनेमेटिक चेन नहीं होगी। ठीक। नेक्स्ट, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द स्लाइडिंग पेयर इज दैट फ्रिक्शन। स्लाइडिंग पेयर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मेरे हिसाब से तो फ्रिक्शन है, और उसमें बल्कि भी हो सकता है, वियर रैपिडली हो सकता है। तो बल्कि एंड वियर रैपिडली, वियर क्यों हो रहा है? ड्यू टू द फ्रिक्शन।
तो जो मेन डिसएडवांटेज है ना स्लाइडिंग पेयर का, वो क्या है? बल्की एंड वेयर रैपिडली। नेक्स्ट, फॉर अ काइनेमेटिक चेन, एक काइनेमेटिक चेन टू बी कंसिडर्ड एज मैकेनिज्म व्हेन दे आर रिलेटिव मोशन टू ईच अदर। बस, और रिलेटिव मोशन कब होगा? जब एक लिंक को मैं फिक्स करूंगा, क्योंकि हम तभी दूसरी चीज को मूवेबल मान सकते हैं जब एक चीज को हम फिक्स कर दें। अगर हम एक चीज को फिक्स नहीं करेंगे ना गुरु, तो दूसरी चीज को हम मूवेबल नहीं मान सकते। तो सपोज करो ये कोई लिंकेज है और ये कोई दूसरी लिंकेज है, दे आर कनेक्टेड विद द रेवोल्यूट जॉइंट। इफ आई फिक्स दिस सेकंड लिंक, then this first link having a tendency to rotation with respect to the first link. So the first link is a and second link is a, then these type of mechanism is called of the kinematic chain. This type of mechanism is called of the, this type of chain is called of the kinematic chain. Okay, next, an eccentric, 100 question. Next question I will be discussed later.